हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु गुप्ता। आप लोग देख रहे हैं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्वरलॉजिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है, जिस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, उसका एक चैप्टर फ्लो देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। इसके 3 चैप्टर जो पहले थे हमने पढ़ा दिया है। हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उस पर लाइन बाय लाइन मिलेगा आप सबको। हालांकि उन सभी चैप्टरों का एक एक ही लेक्चर है जिसमें कंसेप्ट सारे क्लियर है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले परमाणु के बारे में, फिर आवेशित कणों के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर परमाणु की संरचना जानेंगे, फिर जानेंगे कि परमाणु की संरचना में जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था, ये सब जानेंगे। उसके बाद इनका निष्कर्ष जानेंगे, इनकी असफलताएं जानेंगे, क्या निष्कर्ष निकाले थे, क्या सफलताएं नहीं मिली। और फिर जानेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को बोला गया है कि अपने निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो उसी का वितरण जानेंगे। बोर के नियम से भी इलेक्ट्रॉनिक वितरण जानेंगे और अफबाउ के नियम से भी इलेक्ट्रॉनिक वितरण जानेंगे। और जो चौथा पॉइंट है संयोजकता, तो संयोजकता के बारे में जानेंगे। संयोजकता क्या है, परमाणु क्रमांक जानेंगे और द्रव्यमान संख्या के बारे में जानेंगे। फिर समस्थानिक और संभाजित, इन सारे पॉइंट को जानेंगे। हेलो दोस्तों, तो परमाणु की संरचना का जो चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है वह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो आप लोग जानते होंगे कि जो परमाणु है, परमाणु की खोज जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। वह 1803 ईस्वी में खोज किए और खोज करने के बाद परमाणु से संबंधित अपना एक सिद्धांत देते हैं, जिन्हें हम लोग डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो उनका सिद्धांत में पहला पॉइंट यह था, कहते हैं कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब कि जैसे ये पदार्थ है, तो पदार्थ है तो सबसे छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी परमाणु जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, उनका एक कहना था। दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि किसी एक तत्व का जो परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है, और यहाँ तक कि परमाणु की जो रासायनिक गुण है ये समान होते हैं। यानी कि कोई भी एक तत्व अगर हो गया, जैसे सोना ले लेते हैं, तो सोना का एक तत्व ले या फिर सोना का अगर परमाणु ले, परमाणु मतलब सोना का सबसे छोटा सा टुकड़ा ले ले, या फिर तत्व का मतलब सोना ले ले, तो उसका जो छोटा सा छोटा कर परमाणु है ना, उस परमाणु होगा, तो उसका अगर समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो समान प्रकार के परमाणुओं का जो परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है, और जो उसका रासायनिक गुण है वह समान रहेगा, कहते हैं ऐसा। तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि जो परमाणु है वह अविभाज्य है और अविनाशी है। मतलब कि परमाणु को और अधिक छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हालांकि यह कथन उनका बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक लोग आए और वे खोज करने लगे कि सच में परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो खोजा गया कि नहीं, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। यानी परमाणु के भी 3 कण है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो हम लोग परमाणु की संरचना वाले टॉपिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पूरी तरह से समझेंगे अच्छे से। देखिए दोस्तों, दर्शाने के लिए हम लोग परमाणु की संरचना इस प्रकार से बनाते हैं, और उनमें यह दर्शाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जो प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वह भी परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। और जो परमाणु का नाभिक है उसका निर्माण ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो देखिए, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग ये समझिए, इलेक्ट्रॉन एक डावेशित कण है, यानी उस पर डावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए थे वे सर जे थॉमसन किए थे, और इलेक्ट्रॉन पे जो
द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन परमाणु का धनावेशित कण है। समझिए, प्रोटॉन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, यानी P+ से प्रदर्शित करते हैं। और प्रोटॉन की जो खोज किए थे वो गोल्डस्टीन किए थे। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। समझिए आप लोग। अब देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये विद्युत उदासीन होता है, कण है। और न्यूट्रॉन की जो खोज करता है ये जेम्स चैडविक है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है, यानी 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर भार के अनुसार देखा जाए कि कोई भी परमाणु हो गया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा भार किसका है? तो सबसे ज्यादा भार न्यूट्रॉन का है, फिर प्रोटॉन का भार है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का भार है। इस तरह से समझिए। आवेश, आवेश को समझिए कि किसी भी पदार्थ में, कोई सा भी पदार्थ हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, उससे आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब कि जैसे पदार्थ हो गया, तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इसको रगड़ते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करते ही है। इसमें इलेक्ट्रॉन की जाहिर सी बात है, चाहे कमी हो जाए चाहे अधिकता हो जाए, तो आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। अगर आवेश तो दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। अगर इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। आप लोग जानते होंगे कि कोई सा अगर पदार्थ न्यूट्रल है, सामान्य अवस्था में है, यानी उदासीन है, तो उस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतना है प्रोटॉनों की संख्या है। यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या समान है। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी। बराबर है, अगर इलेक्ट्रॉन कम तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण उसे हम लोग बोलते हैं कि उस पर धनावेश हो गया। जिसे सोडियम ले लेते हैं, सोडियम आप लोग देखे होंगे, जो मतलब सक्रिय धातु है, उसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो सोडियम का अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 11 है। अगर इसका परमाणु भार देखा जाए तो 23 होते हैं। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, इस पर भी प्रोटॉनों की संख्या 11 ही है। लेकिन वर्तमान समय में इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 10 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिया है। समझिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। दूसरा है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यानी अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी परमाणु है या फिर कोई सभी तत्व है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता हो जाती है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। जैसे क्लोरीन है Cl17, जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन इसका जो प्रोटॉनों की संख्या है वह 17 ही होता है। और जितना प्रोटॉनों की संख्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होते हैं। लेकिन मतलब अष्टक नियम को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इसके लिए Cl-1 में, यानी इस पर 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ग्रहण कर लिया हुआ है। समझिए दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जानेंगे, अच्छे से जानेंगे प्रैक्टिकल के साथ में। देखिए, सर जे थॉमसन का कहना था कि आप लोग कोई एक तरबूज लीजिए, तरबूज लेने के बाद उसको जब काटिए तो तरबूज के चारों तरफ लाल लाल भाग होता है, तो उसे बोल दिए कि वह प्रोटॉन की तरह होता है। और उस लाल लाल भाग में जगह 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 पे कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, उन्हें बोल दिए, यानी बीज धसे होते हैं तरबूज के, तो उन्हें बोल दिए कि वे इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। बस यही कथन था। जैसे हम लोग टमाटर लिए ना, टमाटर लगभग गोल है ना, इसको काट दिए, काटने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये लाल लाल भाग है ना, इसको बोल दे कि प्रोटॉन की तरह है, और जो जगह जगह बीज है ना उसको बोल दे कि इलेक्ट्रॉन की तरह है। हालांकि ये टमाटर है और तरबूज था। ठीक है, देखिए
पढ़ते हैं। इनका कथन क्या था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, यानी जो परमाणु है वह एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण प्रोटॉनों से मिलकर होता है, यानी उस धनावेशित गोले का निर्माण प्रोटॉनों से हुआ है, अर्थात वही प्रोटॉन है। और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन इस गोले में बिखरा होता है, यानी जो ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस परमाणु धनावेशित परमाणु में बिखरे होते हैं। बस यही उनका कथन था। उसके बाद एक संरचना समझाते हैं तरबूज का लेकर के। जैसे तरबूज ले लेते हैं, तरबूज का जो लाल लाल भाग होता है उसे बोल दिए कि यह धनावेशित प्रोटॉन की तरह होते हैं, और इसमें जो जगह 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 बीच की तरफ धंसे होते हैं उसे बोल दिए कि वे ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। और बस यही उनका कहना था। तो इनकी कुछ कमियां थी, क्योंकि यह बात तो सत्य है नहीं, हम लोग भी जानते हैं। इनकी कमियां ये थी कि वे सबसे पहले इस नाभिक के बारे में बता सके कि परमाणु का नाभिक किधर है। दूसरी बात, ये परमाणु की स्थिरता समझाने में असफल है, यानी भाई अगर इलेक्ट्रॉन जगह जगह धंसा हुआ तो इसका स्थिरता कहाँ गई, ये स्थिर कैसे रहेगा, इसके बारे में नहीं समझा सके। और तीसरी बात ये कि ये यह नहीं समझा सके कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित आवेशों यानी प्रोटॉनों के बीच में कैसे अंतर्निहित रह सकता है, यह भी नहीं समझा सके। ये इनकी कमियां है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि परमाणु मॉडल जो है थॉमसन का, इनका कथन, संरचना और कमियां सब जान गया हूँ है। तो पहला परमाणु मॉडल सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़े हैं हम लोग। अब दूसरा पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट दिया करते हैं कि कोई सा भी अगर परमाणु है तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अपने निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के धनात्मक आवेश होते हैं जो कि प्रोटॉन के नाभिक में स्थित होते हैं। इतना तो कंसेप्ट क्लियर है ना। अब बात ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे तो ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो कंसेप्ट ये है ना कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन आवेश ले लिए और इलेक्ट्रॉन आवेश ले लिए, दोनों को मतलब पास में लाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर प्रोटॉन आवेश ले लिए, प्रोटॉन आवेश ले लिए, मतलब धनात्मक आवेश ले लिए, धनात्मक आवेश ले लिए और पास लाते हैं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि वे समान प्रकार के आवेश है। लेकिन असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी जैसे अगर इलेक्ट्रॉन आवेश ऋण आवेश ले लिए, प्रोटॉन पर जो धनात्मक आवेश होता है धन आवेश ले लिए, तो मतलब ऋण आवेश धन आवेश एक दूसरे को पास मिलाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट? तो देखिए कि एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में वे एक रेड ऑक्साइड का फ्रेम लेते हैं जहाँ पे अल्फा कण लेते हैं और यहाँ पे सोने की पतली पन्नी लेते हैं, यानी ऐसा सेटअप बनाते हैं। ऐसा सेटअप बनाने के बाद एक अल्फा कण वही होता है जो धनात्मक आवेश होता है। इसमें दो धनात्मक आवेश होते हैं हीलियम परमाणु के। ठीक है, तो यहाँ से वे अल्फा किरण इस सोने की पतली पन्नी पर बौछार करवाते हैं और बौछार करवाने के बाद वे निष्कर्ष भी निकालते हैं। कुछ तो अल्फा कण बिना विक्षेपित वे सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए और कुछ यानी लगभग 12,000 में से एक दो अल्फा कण उस सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस चले आए, यानी कुछ ही वापस आए, लगभग एक दो। तो उससे अनुमान लगाए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये सोना है, सोना का पतली पन्नी है, तो इसके अगर, क्योंकि थॉमसन का परमाणु मॉडल यही कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर फंसे हुए हैं, समझ रहे हैं, और प्रोटॉन सारे भाग में है। तो अगर उनके कथन के अनुसार रदरफोर्ड चले तो इनका अल्फा कण जो कि धनात्मक आवेश है और यहाँ पर भी धनात्मक आवेश था, यही सब जगह धनात्मक आवेश अगर है तो वे एक दूसरे को पहले ही प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन प्रतिकर्षित कर नहीं रहे हैं, बस एक दो ही कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो इस वाले थॉमसन का परमाणु मॉडल विफल हो गया था और इनका परमाणु मॉडल कुछ हद तक ठीक था। क्योंकि एक्सपेरिमेंट किए थे, अब एक दो गणना किए थे और धारणा दिए थे थॉमसन की। अब देखो उनका पहला यही कथन था कि अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए बिना सोने की
पन्नी से सीधे बाहर निकल गए, यानी सोने के पतले पन्नी से विक्षेपित हुए बिना सीधे सीधे बाहर निकल गए। तो इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है ना कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला है। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु के जो भीतर है वो उसका अधिकांश भाग खोखला है। क्यों खोखला है? क्योंकि अगर सच में सोना है, सोना के अंदर परमाणु मतलब परमाणु के टुकड़ों से मिलकर बना है सोना, तो परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, तभी तो एक आकर्षित करके उधर विक्षेपित कर दिया। अगर सब जगह अगर धनात्मक आवेश होता तो तुरंत प्रतिकर्षित न कर देता। और दूसरी बात में कहते हैं कि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, यानी यहाँ से जब आए तो बहुत कम ही अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, आगे पीछे गए। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परमाणु में जो धनावेशित भाग है बहुत कम है, यानी जब आए यहाँ से अल्फा कण यहाँ धनात्मक आवेश से यहाँ पे बहुत कम, यानी बहुत कम ही अल्फा कण विक्षेपित हुए, यानी उससे यह निष्कर्ष निकाले कि यहाँ कहीं न कहीं बहुत छोटे टुकड़ों में जरूर धनात्मक आवेश है, जिससे वह टकराकर विक्षेपित हो गया है, प्रतिकर्षित मतलब हो गया है। तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि बहुत कम अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आए, यानी अब भाई सोने के बदले पर परमाणु जरूर होंगे, तो बहुत कम ही ऐसे अल्फा कण थे जो परमाणु के मतलब मध्य में गए और मध्य से टकराकर वापस चले आए, यानी जैसे एक किरण जा रही है, जाने के बाद टकराकर वापस आ गई, बहुत कम थे। तो इससे यही निष्कर्ष निकालते हैं कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु का जो संपूर्ण भाग में धनावेश नहीं है, बल्कि कहीं एक केंद्रित में है, नाभिक में है धनात्मक आवेश। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आशा करता हूँ। अब देखिए इनके कुछ मुख्य बिंदु, यही मुख्य बिंदु निकल के आते हैं कि इन्होंने मतलब रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की, उसकी गणना की और नाभिक में गणना की, और ये भी बताया कि जो नाभिक का आकार है वह परमाणु के आकार से बहुत छोटा है। दूसरी बात ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब जब बोल रहे कि चक्कर लगाते हैं, कुछ वैज्ञानिक लोग थे उनसे सवाल करने लगे, अच्छा आप बताओ अगर वह लगातार चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी तो खत्म हो सकती है, अगर उसकी एनर्जी खत्म होगी तो वो गिर जाएगी, यानी नाभिक में गिर जाएगी, इससे तो परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में वे गणना नहीं दे सके कि हाँ क्यों ऐसा होता है, क्यों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो इसकी कमियां ये है। और दूसरी कमी यह है कि नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को स्पष्ट नहीं कर सकता है, यानी वे बताए कि हाँ चक्कर लगाता है, लेकिन वो ये भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि चक्कर कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। यही दो कमियां थी जिसकी स्पष्टता वो नहीं कर पाए। तो आगे एक बोरबरी नामक वैज्ञानिक आते हैं जो परमाणु मॉडल का बहुत अच्छा प्रस्तुत करते हैं परमाणु मॉडल, और उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब स्टार्ट करने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो आप लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े थे, तो उनकी दो विफलताएं थी। क्या विफलताएं थी? वे कहे कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बात तो वो कह दिए थे, लेकिन वे वैज्ञानिक लोग सवाल करने लगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर कैसे लगाता है, उसका उत्तर नहीं दे पाए। और वे भी बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर अगर चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने के दौरान उसकी ऊर्जा तो नष्ट होती होगी, उसी ऊर्जा अगर एक समय आएगा तो ऊर्जा उसका नष्ट हो जाएगा, तो वो गिर जाएगा मतलब नाभिक में, तो विघटित हो जाएगा। इसका भी उत्तर नहीं दे पाए थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए बोर का परमाणु मॉडल आया। तो बोर का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं, बेस्ट है, यही लास्ट तक अभी तक फाइनल चल रहा है। देखिए दोस्तों, बोर का परमाणु मॉडल 1983 में आया था। किस सिद्धांत पर आधारित है? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यही है ना, वे कहते हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो विकिरण है, अवशोषण है या फिर उत्सर्जन है,
निरंतर न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। यानी ऊर्जा है, ऊर्जा का चाहे अवशोषण समझ लो, चाहे उसका विकिरण समझ लो, चाहे उसका उत्सर्जन समझ लो, वह अनिश्चित रूप से लगातार न होकर के अनिश्चित रूप से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, बंडलों के रूप में होता है। इसी सिद्धांत पर आधारित यह कथन बोर जो वैज्ञानिक थे वे कहते हैं कि जैसे परमाणु हो गया, परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक निश्चित है, सिद्ध हो चुका है पहले ही, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी सिद्ध हो चुका है पहले ही। तो वे बताते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर कैसे लगाता है इसके बारे में बताते हैं, और कौन कौन सी कक्षाओं में लगाते हैं इसके बारे में भी बताते हैं। और चक्कर लगाने के दौरान इसकी ऊर्जा नष्ट होती है या उत्सर्जित होती है या फिर अवशोषित होती है, इसके बारे में भी बताते हैं। तो देखिए वे कहते हैं कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये जो परमाणु है, परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, यह नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित कक्षाओं में ही, नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाएं होती है। वे कक्षाएं हैं जैसे के एल एम एन ओ ऐसे करके निश्चित कक्षाएं बनी हुई है। अपनी निश्चित कक्षाओं में ही निश्चित ऊर्जा है। अगर निश्चित कक्षाओं में उनकी निश्चित ऊर्जा है तो ऊर्जा का ना तो अवशोषण करेंगे और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। सिंपल कंसेप्ट इसे समझिए, जैसे कोई भी परमाणु हो गया, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगा रहा है तो उसे न तो ऊर्जा की अवशोषण की जरूरत है और न ही उसे ऊर्जा का उत्सर्जन का जरूरत है। ठीक है, बस यही कंसेप्ट था उनका। इससे क्लियर हो गया कि अगर परमाणु अपनी कक्षा में निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसे ऊर्जा की जरूरत नहीं है। अगर परमाणु अपनी कक्षा से यानी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाती है तब उसे ऊर्जा का जरूरत पड़ेगी, नहीं उसे ऊर्जा चाहिए, अवशोषण करना पड़ेगा उसे ऊर्जा, तब जाके अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा। अगर वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा आ रही है तो उसके पास जो ऊर्जा होगी वह ऊर्जा का उत्सर्जित करेगा, तब जाकर वह उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगी। ऐसा कंसेप्ट था। देखिए जैसे आप पढ़ते हैं ना कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाए तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है। यानी अगर वह निचली वाली कक्षा जैसे के में है, अगर वह एल में जाना चाहेगा तो वह बाहर से कुछ न कुछ ऊर्जा का ग्रहण करेगा, तब जाकर के से एल में आएगा। तीसरी बात कहते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी वाली कक्षा से, नाभिक होगा, नाभिक से दूरी वाली कक्षा यानी समझ लीजिए उच्च कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी दूर वाली कक्षा जैसे एम ले लेते हैं, पास वाली कक्षा जैसे के ले लेते हैं। तो एम कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो के कक्षा में या फिर एल कक्षा में जाएगी तो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगी। यानी अपनी ऊर्जा जितना उसके पास ऊर्जा जब छोड़ेगी तो आराम से दूसरी नीचे वाली कक्षा में चले जाएगी। क्लियर हो गया इस कंसेप्ट से। और वे बताते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने के दौरान कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए भी एक सूत्र देते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 2 यानी स्क्वायर सूत्र से होती है। अर्थात जैसे पहली कक्षा में 2 इंटू 1 का स्क्वायर, पहली कक्षा है तो 1 का स्क्वायर इंटू यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा ले लेते हैं तो 2 का वर्ग और इंटू 2 यानी 8, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे ऐसे ही।